Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। स्टूडेंट मैं डिम्पल राणा आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपनी इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास वीडियो में। तो जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, द फाइनल बैटल फॉर आरएमएस एग्जाम 2023 जनरल साइंस। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर, जिसमें जनरल साइंस में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो 50 क्वेश्चंस में बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के लेवल पर, जो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल होता है उस पर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। जिन बच्चों ने मेरे 20 क्वेश्चंस की सीरीज को अभी तक वॉच किया है या नहीं देखा है, उनको भी कर ले अच्छे से। और ये उन्हीं में से बिल्कुल टॉप मोस्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं, जैसा बिल्कुल आपको अपना फाइनल पेपर देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करके जाना है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अब आपको आपके एग्जाम तक हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। आपको क्या करना है, जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और आज ये फाइनल सीरीज है। आपको चेक करना है 50 में से आज आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आप खुद से करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कंडक्ट आपको करना है और यहाँ पर आपको 1 मार्क लेते हुए टोटल अपना काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही आपके करेक्ट थे। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल सके। तो विदाउट एनी मोर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और ये 50 क्वेश्चंस की वीडियो को देखिए पूरा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, डैश आर द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये केमिकल सिक्रीट होते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज द केमिकल मैसेंजर्स। व्हाट इज द नेम? हार्मोन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया है, इतने आप अपना आंसर सोचिए एंड इन्हें आपको बताती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी की डक्टलेट्स ग्लैंड होती हैं, जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करती हैं। और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट फ्लो होते हैं आपके क्या? हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। आई थिंक आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि हमारी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेंक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब काफी एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन के साथ। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids, label A and B. There are the two liquids A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for liquid A. Liquid A क्या जो यहाँ पर हमने चेक किया है, उसका बल्ब उसने ब्राइटली ग्लो किया है, जबकि लिक्विड बी का डिमली हुआ है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन ए। तो यहाँ पर बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए में जो है बल्ब ब्राइटली ग्लो हुआ है, जब ये कंडक्शन में किसी लिक्विड में सॉल्यूशन में पास हुआ है, तो बल्ब यहाँ पर प्रॉपर ब्राइटली ग्लो किया गया है किसमें? ए में। तो इट मींस क्या रिजल्ट आता है? लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है देन बी। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर, जो करंट को अच्छे से कंडक्ट कर रही है। और द लिक्विड्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट दे नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों, हर चैप्टर के क्वेश्चन को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से वॉच किया है तो आपको सारी यहाँ पर पता होगा कि सबका क्या यहाँ कंसेप्ट है, क्यों ये आंसर करेक्ट है। चलिए, अभी भी टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट हुआ है आपका। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो 2020 क्वेश्चंस की 15 सीरीज आ चुकी हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी यूज क्रोमियम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैब्स एक्सेट्रा। तो आपको पता है क्रोमियम की कोटिंग की जाती है ऑन वेरियस आयरन मटेरियल। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं?
क्रोमियम शाइनी अपीयरेंस होती है इसके पास, इट डज नॉट कोरोड, इसमें जंग नहीं लगता है, इट इज रजिस्ट स्क्रैचेस ऑल्सो, ऑल आर करेक्ट। तो क्या लगता है आपको, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके जब हम डिजायर्ड मेटल को किसी के ऊपर कॉट करते हैं, तो कोई रीजन है, और क्रोमियम की कॉटिंग का ये सारे रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the question number next. Pressure exerted by liquid is increased by, you know that कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सभी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अपने एरिया पर। तो जो प्रेशर है लिक्विड से डलने वाला, वो इंक्रीज होगा किस केस में, अगर यहाँ पर वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पर भी, हाइट ऑफ द कॉलम की, कॉलम की हाइट कितनी है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो आपका मीडियम है लिक्विड जो आप यूज कर रहे हो उसका डेंसिटी कैसा है, डेंसिटी मींस मास बाय पर वॉल्यूम, कि उसमें पर वॉल्यूम कितना मास ये सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व है। तो डेंसिटी पर भी ये डिपेंड करता है, और हाइट पर भी। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक मैन्योर इज, आप जानते हैं जो बेसिकली हम कंपोस्ट रेडी करते हैं एट होम और इन द फील्ड, दैट इज नोन एज मैन्योर। तो इसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पर जब हमने क्रॉप मैनेजमेंट चैप्टर से पढ़ा था, तो हमने देखा था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली आपके, तो दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। वहां पर हमने सीधा सीधा लाइन पढ़ा था, फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लाइक आपका पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटाश, सो मैनी फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर की बात करें तो ये प्लांट और एनिमल्स का रेसिड्यू होता है, और इसी से ही यील्ड ली जाती है क्रॉप की, जो कि ऑर्गेनिक है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आरएमएस एंड सैनिक स्कूल दोनों ही अपने लेवल को राइज अप कर चुके हैं, और क्वेश्चंस का लेवल अब स्टेटमेंट वाइज हो चुका है। असर्शन की बात करें तो जब लाइटनिंग होती है, द साउंड इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर देन द फ्लैश इज सीन, चमक आने के बाद कुछ देर बाद हमें लाइट साउंड सुनाई देती है, ये हमें कहा गया है कथन में। इसका रीजन भी दिया गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मींस द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। तो क्या ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, तेज है साउंड से। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, एंड रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है वापस से, शार्प नाइफ आर यूज टू कट द वेजिटेबल्स, यू नो दैट कि जब भी हमें कुछ कटिंग करना होता है तो हम शार्प नाइफ को ज्यादा चूज करना पसंद करते हैं ब्लंट से। ऐसा क्यों है, रीजन दिया गया है, शार्प एजेस एक्सर्ट मोर प्रेशर, जितना शार्प होगा यहाँ पर आपका नाइफ, उतना ही वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप ये रिलेशन आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो बेसिकली जितना प्रेशर होगा फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा आपको, और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मींस अगर आप किसी भी चीज का एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लाइक आपने अपने नाइफ का एरिया यहाँ से बहुत कम कर दिया है, तो वो ज्यादा प्रेशर डालेगा, बिकॉज द रिलेशन इज दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, और रीजन बहुत अच्छे से दर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ नेक्स्ट सेशन से, आप या आपके ब्रदर सिस्टर, तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी अपना हॉस्टल बैच वापस से स्टार्ट करने जा रहा है 1 मार्च से, क्योंकि अब दिसंबर जनवरी में आपके इस ईयर के सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, फैब तक रिजल्ट प्लस इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1 मार्च से हम अपनी नेक्स्ट सेशन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए सीट्स ऑन लिमिटेड हैं, 100 सीट्स आर देयर, 100 से बच्चों को ही हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, और एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहकर पढ़ें, तो आप एक बार हॉस्टल को विजिट जरूर करें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, कैसे सिलेबस को पूरा कराया जाता है, मॉक टेस्ट कब लिए जाते हैं, मॉक कब कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको पूरे साल की सारी जानकारी मिल जाएगी,
और अगर आप अभी दूर हैं और आना नहीं चाहते तो आप 7088827111 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी किस तरीके से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चों मैंने बताया सबसे पहले जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसको इस तरीके से हाईलाइट कर ले। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नोट नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल या सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो बेसिकली डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उन्हें वायर्स में चेंज कर सकते हैं। और जनरली हमारे जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि हम सबके लिए कह दें कि ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल। फॉर एग्जांपल सोडियम आपका क्या है? वेरी सॉफ्ट है। हम इसको अगर डक्टिलिटी इसकी करने लगे तो ये क्या हो जाएगा? वायर इसका नहीं बनेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर कि जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर? जब आप क्या करते हैं सीड्स को वाटर में डिप करते हैं तो कुछ सीड्स आपके लाइक जब आपकी मदर वॉश करती हैं वीट को तो वहां पर कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं क्योंकि वो उनसे लाइट इन वेट है, वो फोर्स से अपोज्ड हो रहे हैं, दे आर डैमेज्ड, दे फ्लोट ड्यू टू स्मॉल साइज, वो अपने छोटे साइज की वजह से तैर रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों जिन सीड्स का एम्ब्रियो डैमेज हो जाता है वो सीड्स क्या हो जाते हैं? डैमेज्ड हो जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते आगे। तो वो सीड्स डैमेज होते हैं जो फ्लोट करने लगते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू किया गया था जिसमें नेशनल पार्क सेंचुरीज के कुछ रूल्स हैं जो हमें नहीं ब्रेक करने होते, कुछ गाइडलाइंस हैं। तो ये एक्ट आया था आपका किस ईयर में? 1986, 1972, 1973, 71। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1972 में ये एक्ट पास किया गया था जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। Next question, read the statement given below and choose the combination of statement which indicate that need to irrigate crop। तो बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं कि हम इरिगेशन क्यों करते हैं, सिंचाई वाला स्टेप जो है आपका क्रॉपिंग में वो क्यों किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें, सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिसॉल्व फॉर्म, इरिगेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम crop the frost and hot currents, इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। तो विच स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट जिससे कि हमें पता चल जाए कि इरिगेशन बहुत जरूरी है। सीड्स मॉइस्चर में ही जर्मिनेट करेगा, यस वो अपनी डोरमेंसी स्टेज से तभी बाहर आ पाएगा। सेकंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में ही प्लांट उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। इरिगेशन से जो क्रॉप है वो कोहरे से भी और किसी तरह के हॉट एयर करंट में वाटर की कमी होने में वो उन्हें हेल्प करता है। इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, बेसिकली इरिगेशन से सॉइल का टेक्सचर नहीं इंप्रूव होता है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है बाय एडिंग मैन्योर। तो यहाँ पर 3 ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इरिगेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, pathogenic microorganism present in host cell are killed by medicine। जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम कॉमनली पैथोजेंस बोलते हैं और इन कॉमन वी कॉल देम डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। और इन्हीं को किल करने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम एंटीबायोटिक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the amplitude and frequency of sound wave are increased, which of the following is true? ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि साउंड चैप्टर से जो मोस्टली क्वेश्चन है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर ही आते हैं। तो अगर आप एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देते हैं लाइक दिस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी बढ़ा देते हैं, दोनों ही हम इस केस में बढ़ा रहे हैं, हाइट भी बेसिकली दिस इज द एम्पलीट्यूड कि कोई भी यहाँ पर वेव है अपनी मीन पोजीशन से जब लौटकर अपनी मीन पोजीशन पर आती है तो जितना वो वेव ऊपर जाती है दैट इज द एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप दोनों को ही इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? लाउडनेस विल इंक्रीज एंड द पिचर विल हायर। तो आपका ये क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन को ठीक कराएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Paheli dug two pits, A and B, in her garden. Pit A, she put a polythene bag packet with some agriculture waste. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट की, जो उसने यहाँ पर क्या किए हैं, पिट में डाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में पिट्स की, जो कि जिसमें उन्होंने पॉलिथीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिट बी में जिसने डंप किया है वेस्ट को, तो यहाँ पर इन पिट बी में शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट पैकिंग इन पॉलिथीन बैग। देखिए पहेली ने पहले वाले वेस्ट को पॉलिथीन बैग में डाला और सेकंड वाले पिट में नहीं डाला है। देन कवर्ड बोथ द पिट विद सॉइल। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ? वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर देन बी, इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन ए। दोनों पिट में ऑलमोस्ट इक्वली डिग्रेड होगा या दोनों में ही डिग्रेड नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली पॉलिथीन आप जानते हैं पॉलिथीन किस तरह का वेस्ट है, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर जा रहा है कि जो पिट बी है उसमें डिग्रेड फास्ट होगा क्योंकि पॉलिथीन बैग नहीं डाला गया है, विदाउट पैकिंग इन पॉलिथीन बैग। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने आपको पहले भी बताया है। बेसिकली प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिसको एक बार सेट कर दिया गया तो आप उसे टेम्परेचर देकर भी या हीट देकर भी डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का? तो बेसिकली टू प्लास्टिक्स आर देयर, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर योर प्लास्टिक्स दैट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो आपका पॉलीइथाइलीन पैथेलेट है, और ये वाली आपकी क्या है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक है। तो मेलामाइन में जैसे पॉलीथीन हो गई, आपकी पॉलीथाइलिन पैथेलेट हो गई, टेरापैथेलेट। तो यहाँ पर ये आपका पॉलीथीन, ये सब आपकी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें आप रिमोल्ड कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोल को क्या किया जाता है, रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है, उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है। बट इनमें से कौन सा आपको कोल से ऑब्टेन नहीं होता? कॉक, कोलतार, कॉल गैस, सीएनजी। तो इसमें जो सीएनजी है वो हमारी नेचुरल गैस है, जो कि किससे ऑब्टेन्ड होती है? जब हम पेट्रोलियम को रिफाइंड करते हैं तो हमें वेरियस टेम्परेचर पर नेचुरल गैसेस मिलती हैं, लाइक सीएनजी, एलपीजी। देन हमें पेट्रोल, डीजल, देन हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट मिलता है। लेकिन ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके हैं? ये सब हमें वेरियस टेम्परेचर पर कोल से सेपरेटेड होते हैं। तो सीएनजी जो कि आपकी ऑटोमोबाइल गैस है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका वो गैस है जो हमें ऑब्टेन्ड होता है बाय द वेरिय, जब आप ऑयल ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हाई प्रेशर की मदद से आपकी एलपीजी और सीएनजी बाहर आती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फॉसल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फॉसल फ्यूल से आप याद रखेंगे, यू फॉसल्स क्या होते हैं? जो हमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फॉसल से याद रखना है द डेड रिमेन्स ऑफ समथिंग, और डेड रिमेन्स भी किसका? द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फॉसल्स आपको किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आपका पेट्रोलियम जो होते हैं आपको ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्वेटिक लाइफ, लाइक सी एनिमल्स जो होते हैं। और कोल की अगर हम बात करें तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ डेड वेजिटेशंस, जो आपके प्लांट्स ब्यूरीड हो गए हैं अंडर द अर्थ, उनसे हमें कोल ऑब्टेन होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। मैग्नीशियम क्या है? आपका एक मेटल है, और आपको पता है मेटल रिएक्ट विग्रसली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपको बताना है जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। तो आपको मेटल ऑक्साइड तो मिलने ही वाला है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही इसमें हीट जनरेट होती है और लाइट जनरेट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपके क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम कंजर्वेशन। Species found exclusively in a particular area, and that species are called endangered, endemic, migrating और extinct। बच्चों तीनों पर ही क्वेश्चन आता है, तो आई होप आपको तीनों का ही मतलब पता होगा। जो जो स्पीशीज हमारी थ्रेटेंड हैं और अभी कम लुप्त होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, वो सारी स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड होती हैं,
माइग्रेटिंग, जो किसी भी फेवरेबल कंडीशंस में अपनी जगह को छोड़कर दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में फार ऑफ चली जाती हैं, दे आर द माइग्रेटिंग स्पीशीज। एक्सटिंक्ट, जो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी हैं, लाइक डोडो बर्ड, तो ये हमारी वो स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाइक आपके डायनासोर्स। तो बचती है आपकी एंडेमिक, वो स्पीशीज जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं, ऑल दोज स्पीशीज आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन लीड टू, अगर आप पेड़ों की कटाई को नहीं रोकेंगे, अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन चलता रहेगा, मींस रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट अगर चलता रहेगा, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा और फ्लडिंग भी बढ़ेगी। क्या तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो जो हमारे हैबिटेट के होम है वो तो डिस्ट्रक्ट हो ही जाएंगे, लैंड्स को एम्प्टी रहने की वजह से जो टॉप सॉइल है हो जाएगी, फार अवे मतलब वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और फ्लडिंग मींस जब आपकी यहाँ पर किसी भी तरह का रूट बाउंडेशन नहीं रहेगा, तो वाटर का फ्लो तेजी से होगा। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसके लिए ऑप्शन इज करेक्ट। Read the different combination of terms given below. The correct combination with reference to animal cell. Animal के reference में यहाँ पर कौन से statements या कौन सा combination बिल्कुल correct है? Cell wall, cell membrane, nucleus, plastid. तो देखें, अगर cell wall और plastid दोनों ही plant constituents हैं, सेल वॉल फिर से प्लांट का आ गया है, सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम, अभी लग रहा है कि ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो एनिमल सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स भी होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और आउटर कवरिंग इनमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सी कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर सेल्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से सेल्स को लेके जो ट्रू हैं, सेल्स बेसिकली होती क्या है? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जहां से लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट होता है, उसे सेल कहा जाता है। तो सेल के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? सेल को आप इजीली सी कर सकते हो विद नेक्ड आइज, तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता अगर हम सभी को ही नेक्ड आइज से देख पाते। इंसेक्ट का एग सेल नहीं है, क्यों? इंसेक्ट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम में आता है, ये भी करेक्ट है। सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अभी तक ठीक लग रहा है। पहले फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द सेल इज यूनिफॉर्म इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो साइज होता है, शेप होती है सेल की, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड है, डिफाइंड है। लाइक अगर रेड की बात करें और यहाँ पर अगर एलिफेंट की बात करें, तो जो शेप साइज की बात करोगे तो क्या है, यहाँ पर तो एनिमल का साइज ही वेरी कर गया। लेकिन सिंगल सेल सारे फंक्शन करती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यस, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्युलर है तो उसमें क्या होगा? बेसिकली भले वो यूनिसेल्युलर है, जैसे अमीबा एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पायरेशन भी करता है, फूड का इंटेक भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, तो सिंगल सेल में भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वो सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a part of male reproductive system? Basically मेल फीमेल में reproductive system होते हैं to produce the male और female gamete। तो इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या नहीं होता? तो बेसिकली उसमें क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवरीज और इसी तरह से स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस और पेनिस, जहां से फिर इनका इजैकुलेशन होता है। तो बेसिकली ओवरी नहीं होती, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन मेल। ओवरीज किसका पार्ट है? ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट अ पार्ट। आगे चलते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच tadpole डेवलप इनटू यंग फ्रॉग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बटरफ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया, सिल्कवर्म हो गया, जहां एडल्ट बिल्कुल क्या होते हैं, स्पीशीज बिल्कुल उनके एग, यहाँ पर एग जनरेट होगा, फिर यहाँ लार्वा बनता है, देन प्यूपा बनता है, देन एडल्ट बनता है। तो ये सारे कुछ ड्रेस्टिक चेंजेस होते हैं, और यही सारे ड्रेस्टिक चेंजेस जैसे टेडपोल से फ्रॉग बनता है तो कहलाता है
मेटामॉर्फोसिस। तो these drastic changes in the transformation of tadpole into young frog is known as metamorphosis. तो C is the correct answer. Given below are the events that led to pregnancy and development of embryo. तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन है, जो प्रेगनेंसी को लीड करते हैं डेवलपमेंट से लेके। तो इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना है। क्या होगा आपको देखना है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कौन सा टाइम पर होता है, ए बी या सी, मैच्योरेशन होती है एग की या एग का रिलीज होता है, फिर या एम्ब्रियो अपने आप को एम्बेडेड। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो आपको पता है फीमेल में बर्थ के टाइम पर ही इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, और पुबर्टी की एज में आने पर ये इमेच्योर फॉलिकल एवरी मंथ वन एग मैच्योर होने लगता है। तो सबसे पहले आपका होता है मैच्योरेशन, मतलब कि सेकंड नंबर स्टेज। फिर ओवरी में, यहाँ पर ओवरी से ये ओविडक्ट में रिलीज हो जाता है, सेकंड है यहाँ पर रिलीज होना, तो थर्ड स्टेप आएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी होनी है तो स्पर्म के साथ ओवा का फ्यूजन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है फर्स्ट नंबर का स्टेप, और फिर जाइगोट बनने के बाद बनता है एम्ब्रियो, जिसमें यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। फिर आएगा आपका फोर्थ स्टेप। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The most conspicuous visible change that occur in boys during puberty, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है बॉयज और गर्ल्स में, तो उस एज को पुबर्टी एज कहा जाता है। और यहाँ पर एक विजिबल चेंज ऐसा होता है जिसको हम खुद देख पाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इन वॉइस बॉक्स, इंक्रीज इन हाइट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इंक्रीज स्वेटिंग। तो ये तो कुछ बॉडी के अंदर होने वाले चेंज है, लेकिन इंक्रीज इन हाइट हम बाहर से ही विजिबल कर सकते हैं। तो ये एक विजिबल चेंज है इन बॉयज में ड्यूरिंग द पुबर्टी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this, आपको पता है हमारे वेरियस टाइप के फोर्स होते हैं, लाइक कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ड्राई वेदर में जब आप कॉम्बिंग करते हैं, लाइक सनलाइट में बैठकर कॉम्बिंग करते हैं, तो आपके जो प्लास्टिक कॉम्ब से अट्रैक्ट होके बाल जो है ऊपर की तरफ अपार्ट फ्लाइंग करते हैं, इसके लिए कौन सा फोर्स होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक में और यहाँ पर हेयर में चार्ज का कंडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ चार्ज जनरेट होता है। इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, जो ड्यू टू द आयंस और ड्यू टू द चार्जेस होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 11.3 आपको एक फिगर शो किया हुआ है, उसमें कंटेनर में वाटर फिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। जो यहाँ पर प्रेशर ऑफ वाटर पड़ेगा, वो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको पता है कि प्रेशर एक्सर्टेड होता है एज मोर एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो सबसे तेजी से जब यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, तो वो किस पर, अगर ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो तेजी से फ्लो करेगा, सी। तो सबसे ज्यादा यहाँ क्या होगा, प्रेशर जो करेक्ट यहाँ शो हो रहा है विल बी ग्रेटर एट सी। तो यहाँ पर प्रेशर ए पे कम, बी पर ज्यादा और सी पर सबसे ज्यादा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिगर 11.6 आपको शो किया हुआ है, जहां पर अगर हम की को क्लोज्ड कर देते हैं, द कंपास निडल प्लेस्ड इन द मैच बॉक्स डिफ्लेक्ट। यहाँ पर एक कंपास निडल है जो डिफ्लेक्ट होने लगता है, तो विच फोर्स कॉजेज द डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जैसे ही आप इसमें करंट पास करते हो, की को क्लोज करते हो, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ड्यू टू द magnetic force. So B is the correct answer. To sharpen the blade of your knife by rubbing it against the surface, which of the following will be most suitable? आपने देखा होगा नाइफ्स को जब शार्प करना होता है तो हम इन्हें रब करते हैं। तो रब करने के लिए इसमें से सबसे बेस्ट क्या रहेगा, स्टोन, प्लास्टिक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या ग्लास ब्लॉक। तो बेसिकली दिस वन इज ग्लास ब्लॉक। तो यहाँ पर आप अगर स्टील, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, और यहाँ पर ये उसको रबिंग करेगा, क्योंकि स्मूथली वो उस पर तेजी से जाएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत लेस होने वाला। यहाँ पर जितना रफ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन आपका जनरेट होगा उतना ही ज्यादा। तो स्टोन पर यहाँ पर आप जब इसको क्या करेंगे, मोशन को अपोज करेगा और उसको शार्प करने में हेल्प करेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों सबसे पहले मार्क कर लिया करो कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड, यस फ्रिक्शन जनरेट होगा, भले ही रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बोट मूविंग ऑन वाटर, वाटर भी क्या करता है, मोशन को अपोज करता है।
फ्रिक्शन एक्ट ऑन बाईसाइकिल ऑन अ स्मूथ रोड, एक स्मूथ रोड है वहां पर भी फ्रिक्शन लगेगा तभी ब्रेकिंग हो पाएगी। फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग इन एयर, क्या एयर में फ्रिक्शंस नहीं जनरेट होते, फ्लाइट्स में फ्रिक्शन लगता है। तो बेसिकली डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ बोला है डज नॉट और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो, आपको कुछ मीडियम्स दिए गए हैं, लाइक आपका वुड हो गया एक सॉलिड मीडियम, वाटर हो गया लिक्विड, साथ ही एयर आपका गैशियस मीडियम और वैक्यूम नो मीडियम एट ऑल। तो यहाँ पर आपको एक मीडियम्स दिए गए हैं, इफ इन विच ऑफ दीज मीडियम साउंड कैन ट्रेवल, तो आपको पता है साउंड मैकेनिकल वेव्स हैं जो बेसिकली मीडियम में फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन से मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकती है, तो साउंड आपका सॉलिड लिक्विड एयर गैस तीनों ही मीडियम में फ्लो कर सकती है, बट वैक्यूम में साउंड नहीं आता है। तो इन तीनों मीडियम में हमें साउंड देखने को मिलेगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको चार स्टेटमेंट दिया गया है, चूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउंड चैप्टर से। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड क्या है, बेसिकली वाइब्रेशन है, लाइक दिस लॉन्गिट्यूडनल जो पैरेलल चलती हैं अपने पाथ पर। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही पढ़ा है कि प्रोपगेट पास होने के लिए यहाँ पर साउंड को एक मीडियम की जरूरत है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये अभी हमने पढ़ा था लंडर थंडर एंड लाइटनिंग वाले क्वेश्चन में। तो क्योंकि हमने देखा लाइट वैक्यूम में भी तेजी से जा सकती है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है जितना यहाँ पर, वो तो सबसे और तेजी से ट्रेवल करेगी विदाउट मीडियम, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अगर आप हॉस्टल में रह के तैयारी नहीं करना चाहते और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं अपने घर रहकर ही, तो ज्योमेट्री स्कूल ऑनलाइन तरीके से भी तैयारी कराता है, क्योंकि हमारा दोनों ही मोड है, हॉस्टल मोड भी और ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड आप तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता ही है, बट आपको प्रॉपर स्टडी किट चाहिए, तो www.geometryschool.in वेबसाइट को आप विजिट करें, या गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हो, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से आपको वीडियो कोर्सेज के थंबनेल मिलेंगे, जहां पर इन सब कोर्सेज की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, जिन्हें हम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर अपडेट करते रहते हैं। साथ ही अगर आप देखना है कि वीडियो आपको फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप अपनी डेमो क्लास बुक करके लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। डेली एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ हम 2 to 3 आवर्स की लाइव क्लासेस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ योर एग्जाम। साथ ही आपके अलग से भी कोर्सेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, लाइव टेस्ट परचेज कर सकते हैं लास्ट टाइम के लिए, सैंपल पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पूरा कोर्स रेडी है किसी भी एग्जाम का, लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस के साथ लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए पेमेंट करके लाइव क्लासेस भी जनरेट करा सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो 70882711 पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किन किन कोर्सेज में कितनी कितनी वीडियोस, कैसा कोर्स है, कैसे टॉपिक वाइज पहले वीडियो है, फिर उसके नीचे उसके क्विज हैं, फिर सभी टॉपिक पूरे होने के बाद मिक्स क्विज है जिसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, मोर देन 10,000 क्वेश्चन है कोर्स में, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, बेसिकली हर्ट्ज क्या है यहाँ, इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब साउंड या वेव्स आपकी प्रोपोगेट करती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, तो बेसिकली 1 हर्ट्ज होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड में होने वाला 1 ऑसिलेशन होता है, तो कितना हो जाएगा, पर मिनट में आपके ऑप्शन है तो कितनी हो जाएंगी, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो इसे क्या कहा जाता है, 1 हर्ट्ज कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 हर्ट्ज इज डिफाइंड एज द 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, क्योंकि सिंगल वाइब्रेशन होती है पर सेकंड में। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, अभी हमने साउंड के काफी सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे और चैप्टर है आपके 17 और 18, तो साउंड से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने साउंड के जिस तरह के क्वेश्चन रखे हैं इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो हमने बताया था कि जो एम्पलीट्यूड है उससे तो डिसाइड होता है साउंड का लाउडनेस, और जो आपकी पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो रोड पर कौन सा चार्ज अटेन हो जाएगा? तो बेसिकली जो चार्ज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, तो जो आपकी रोड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज अटेन करेगी, और यहाँ पर अट्रैक्शन जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि क्लॉथ पर आ जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लाइट चैप्टर, और इस तरह का इमेजिंग क्वेश्चन पिछले साल से आ रहा है आपका लाइट चैप्टर से। तो देखते हैं, एक टाइनी मिरर यहाँ पर प्लेस किया गया है कार्डबोर्ड पर, जिसे टेबल पर रखा गया है। कार्डबोर्ड को इल्यूमिनेट किया गया है लाइट फ्रॉम द बल्ब, और यहाँ से हमने एक लाइट पास की है, बल्ब लगाया है। जो पोजीशन है आई की विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बल्ब, यहाँ पर आई की पोजीशन शो की गई है विद रिस्पेक्ट टू द बल्ब। किस पोजीशन में यहाँ पर बल्ब से मिरर अपीयर होगा? तो यू नो दैट देयर इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब भी यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट हिट करके आती है, तो व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से? दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे किसके इक्वल होगी? टू द एंगल आर। तो किस पोजीशन में मिरर यहाँ पर आपको विजिबल होगा? तो आप देख रहे हैं कि दिस इज योर इंसिडेंट रे, जो बल्ब से एक आर्टिफिशियल सोर्स यहाँ पर लगाया गया है, उससे यहाँ मिरर पर लाइट, तो मिरर को आपको देखना है। तो यू नो दैट कि जितने एंगल से लाइट आती है उतने ही एंगल से जाती है जब यहाँ पर आपका नॉर्मल पे ये लाई करते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे इस एंगल से आ रही है, तो इसी एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके बनते हैं एंगल। इसी तरह ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये ऐसे निकल जाएगी, मिरर आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे। इसी तरह ये आपका यहाँ पर है, ये ऐसे निकल जाएगी। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इंसिडेंट है और ये सीधा रिफ्लेक्ट हो रही है टू द आई, तो यहाँ पर आपका लो यहाँ फॉलो हो रहा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो किस में यहाँ विजिबल होगा? ए में यहाँ बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मिरर्स आर ए एंड बी प्लेस्ड एट राइट एंगल। यहाँ पर देखिए दो मिरर आपके लगाए गए हैं, ग्लासी सरफेस को मिरर यहाँ कहा गया है, जो पीछे से यहाँ पर कोटिंग कर दिया जाता है ग्लास को, दैट इज योर मिरर। यहाँ पर फिगर में शो किया है ए लाइट, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और मिरर ए। यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आप ये देख रहे हैं मूव कर रही है, कितने एंगल पर? 25। फॉल्स ऑन मिरर बी, 25 पर जाकर ये फॉल करती है किस पर? मिरर बी पर। किसके बाद? आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी वुड बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों ये जो यहाँ 25 एंगल्स आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 25 से ही यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया कि वो बी पर कितने पे पड़ेगी? तो जब ये 90 पर अलाइंड है, तो 90 में से वो 25 पर क्या हो चुकी है? रिफ्लेक्ट कर चुकी है ए से। तो 90 माइनस 25 कितना आया? हाउ मच? दैट इज 0:5 एंड 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो जो यहाँ ये एंगल 90 के उस पे बना रही है, तो ये कितना होगा? यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर ये यहाँ से इतने एंगल पर निकल जाएगी। तो ये कितना होगा? तो 90 माइनस 25 इज 65। तो 65 एंगल से आएगी और 65 एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह का इमेज हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि वो एंगल मिरर ए पर 25 पर फॉल कर रही है, उसके बाद वो बी पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बी, तो जो मिरर बी से यहाँ रिफ्लेक्ट होगा वो कितना होगा? दैट इज योर 65। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? इनमें से सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है? एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टिलेशन, कॉमेट। तो देखते हैं, आपका सन हमारा स्टार है, और इसी तरह से फिर हमारे प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के बाद इनके बीच में हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और साथ ही यहाँ पर जो कॉमेट्स वो हमेशा क्या होते रहते हैं? लाइक हैले कॉमेट जो आपके अपीयर होते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिलेशन है वो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स हैं स्टार्स के, जो हमने ड्रॉ किए हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो पर यहाँ मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम के। एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून थ्रो अ बॉल अपवर्ड, द बॉल वुड डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट जहां से एकदम रिलीज हुई है वहीं फॉल डाउन कर जाएगी, स्पेस में हैंग हो जाएगी, पहले थोड़ा ऊपर जाएगी और कम बैक टू द सरफेस। यस, क्योंकि यहाँ अर्थ से कम ग्रेविटी है मून की, तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी और फिर एकदम से वापस आ जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द पीरियड एट विच एन ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, मैंने अभी बताया था एक पीरियड आता है बॉयज और गर्ल्स की लाइफ में जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं।
तो उस एज को क्या कहा जाता है? पुबर्टी, एडोलेसेंस, ग्रोथ या मैच्योरिटी? तो दैट एज इज नोन एज पुबर्टी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। The process of zinc lamination onto iron is called, very important question, many times repeat हुआ है, as it is repeat हुआ है। कभी पूछ लेते हैं किसको कोटिंग किया जाता है, कभी पूछ लेते हैं किस पर कोटिंग किया जाता है, कभी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कौन सा मेथड है। तो जब जिंक को आयरन पर कोटिंग किया जाता है उसको बचाने के लिए रस्टिंग होने से, तो ये कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार घुमा कर आता है एवरी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर? अब आपको पता है फर्टिलाइजर हमारे इनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं, तो इनमें से जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है वही आपका फर्टिलाइजर नहीं है, जैसे पोटाश, एनपीके, अमोनियम सल्फेट। बच्चों ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजर कौन सा है। तो इसमें से जो मैन्योर या कंपोस्ट है वो आपका ह्यूमन वेस्ट है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू सब ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिन्हें कंपोस्ट या खाद मैन्योर कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आपके फर्टिलाइजर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ राबी क्रॉप? राबी क्रॉप को आपको देखते ही सबसे पहले लिख लेना है कि ये विंटर सीजन की क्रॉप है, जिसको विंटर में लगाया जाता है और समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ग्राम पी, लिंसीड, मस्टर्ड पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, मेज, वीट, पैडी, सोयाबीन। वीट है सोयाबीन, लेकिन पैडी आपके रेनी सीजन की है। तो ग्राम पी और लिंसीड आपके विंटर में लगाए जाते हैं। अलसी के बीज को लिंसीड कहा जाता है। तो ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर है, ये आपकी राबी क्रॉप है। डैश इनटेक नीड टू बी इंक्रीज टू प्रिवेंट ऑस्टियोपेरोसिस, मींस जब आपकी बोन्स जो है वीक होने लगती है ओल्ड एज में, तो अगर आप इसका क्या लेना स्टार्ट कर दें कि आपको ऑस्टियोपेरोसिस से बचाया जा सके? पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। तो यू नो दैट हमारा बोन्स क्या है, मैग्नीशियम कैल्शियम का बना हुआ है। तो आप अगर कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देंगे तो ऑस्टियोपेरोसिस से प्रिवेंट हो जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच क्रीचर हैज द लार्जेस्ट एग? बेसिकली यूनिसेलुलर सबसे बड़ा सेल है, हमिंग बर्ड, वेल, ऑस्ट्रिच और शार्क। तो किसका अंडा एक सिंगल सेल सबसे बड़ा है? दैट इज ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा एक सिंगल सेल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार देती हूँ, बार बार लिखवाती हूँ। तो आपका पता है यहाँ पर हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन मेटल्स हमारे विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसलिए दो मेटल ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव है, जिन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। और क्या है वो आपके? सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड K। तो सोडियम आपका Na है और पोटेशियम आपका K। तो दोनों को ही हम केरोसिन में डिप करते हैं। फोस्फोरस आपका नॉन मेटल है। एवरी टाइम मैं ये चीज आपको बार बार बताती हूँ, और ये वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इन्हें वाटर में डिप करके रखा जाता है, जिसका एग्जांपल फास्फोरस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, और फास्फोरस नॉन मेटल है जिसे वाटर में रखा जाता है। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बच्चों ये ऑल इंडिया सैनिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस वहां पर स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए थे। आरएमएसबी काफी स्टेटमेंट क्वेश्चन देता है, तो आपको इन्हें ध्यान से करके जाना है। इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। येलो फ्लेम आइडियल है हीटिंग के लिए। आपको पता है कैंडल के फ्लेम जब जनरेट होता है तो उसमें हमारे डिफरेंट जोन्स होते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का, येलो कलर का, इसी तरह से ब्लैकिश कलर का। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं वो क्या करते हैं? आपके फ्लेम जनरेट करते हैं, जैसे आपकी एलपीजी। ल्यूमिनस जोन कंटेन अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो आपका अनबर्न वैक्सी पार्टिकल्स होते हैं। यस। नॉन ल्यूमिनस जोन हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। यस, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वहां सबसे तेज होता है टेम्परेचर। लेकिन हमारी येलो फ्लेम बर्निंग के लिए आइडियल नहीं है, दैट इज योर ब्लू फ्लेम, जहां कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। और जहां कंप्लीट कंबशन होता है उसको हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। किस केस में? कंबशन के केस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। आपने देखा है जो पुबर्टी एज आती है तो बॉयज का जो यहाँ वॉइस बॉक्स होता है वो एक प्रोट्यूडिंग पार्ट में नजर आता है, जिसे क्या है? वो वॉइस बॉक्स है, जिसे लैरिंक्स भी कहते हैं, बट उसे कहा क्या जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एडम्स एप्पल। जब बॉयज का वॉइस थोड़ा हार्श होने लगता है क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है, और इसी प्रोड्यूसिंग पार्ट को एडम्स एप्पल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, आ सकता है जेएनवी में भी आया हुआ है। आगे देखते हैं।
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट यूज्ड इन, यहाँ पर केमिकल इफेक्ट नहीं यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग या ग्लोइंग ऑफ बल्ब बाय इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये केमिकल इफेक्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द डैश इन द आइरिस मेक द पिगमेंट मिलेनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स क्या है? जो हमारे आइरिस को डिस्टिंक्ट कलर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो हमारे आईज का डिस्टिंक्ट कलर होता है, सभी का अलग अलग कलर होता है, डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आईज दैट इज ड्यू टू द आई, दैट इज कलर ऑफ द आईज इज ड्यू टू आइरिस, बट पिगमेंट यहाँ पर मिलानिन है, और वो किससे डेवलप होगा? सेल्स से, ब्लड से, या वेन्स या प्रोटीन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो जो आइरिस का पिगमेंट है मिलेनोसाइट दैट इज मिलानिन, तो वो किससे? वो होती है मिलानिन जनरेटिंग सेल्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स। तो ये मिलेनोसाइट्स यहाँ पर हो गई है मिलानिन जनरेट करने वाली सेल्स। तो ये किससे जनरेट होता है? सेल्स से जनरेट होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's important or we can say that most important 50 questions. I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे। हर चैप्टर से क्वेश्चंस को पिक किया गया है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से अब आपके सभी एग्जाम की तैयारी हम कराने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, फीडबैक जरूर डालें अपना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती रहूंगी आगे वीडियोस के साथ। बाय बाय।